वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 20 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले 20 वर्षों में रेलवे ने बार बार पूछा है। रेलवे के ये पसंदीदा क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और जेई के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से रट लीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया था और दोनों शिफ्ट में जो है वो 2 दिन आपको उसमें से एक एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ दिया गया। जो पहली वीडियो थी वो बायोलॉजी की थी और उसमें से आप देखेंगे, आप देख लेना, पिछले दिनों का एनालिसिस किसी भी चैनल पर देख लो जहां वो क्वेश्चन पूछा गया है। हमने एक दिन पहले जीव विज्ञान के वो क्वेश्चंस बताए हुए हैं। आज भी उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है और कल भी उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्विज के तौर पर आपसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शंस होंगे, आपको आंसर भी बताना है, लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा। टोटल कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं वो जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि सबके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स के सारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, कूलाम्ब, एम्पियर या फिर जूल? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम्ब। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम्ब को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इनमें से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ऐसी दो भौतिक राशि का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इनमें से एक ऑप्शन सही है और भौतिक राशियाँ वो ऐसी हैं जिनकी इकाई यानी यूनिट जो है वो उसकी सेम है, एक जैसी है। तो ऑप्शंस बताने हैं आपको, दाब और बल, बल और गति, बल और कार्य या फिर बल और भार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल और भार। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है 3.6 इंटू 10⁵ जूल। ये जो है ये जूल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से सबको आप वही समझें और ऑप्शंस बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या होगा। इसी तरह से सवाल में आपको दिया जा सकता है 5.5 किलोवाट आवर में क्या होगा। तो जब तक आपको ये 1 किलोवाट वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे 5 किलोवाट आवर में क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं कई बार रेलवे के एग्जाम में। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन का क्या है, सिर्फ फिगर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर का जो आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब जैसा कि हमने पूछा है कि 5 किलोवाट आवर में क्या होगा, तो देखिए 5 से हम लोग गुना कर देंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको ऐसे ही रहने देना है और इसको आपस में गुना करके आंसर लिख देना है। अब जैसे इसको आप गुना करेंगे तो क्या होगा, 3.6 को 5 से गुना करते हैं तो 6 पंचे इसमें 30, हाथ में 3, 5 दिया 15 और 3 18। ठीक है, तो एक के बाद जीरो आएगा, यानी 18 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि पाँच पाँच किलोवाट में, तो 18.6, ठीक है, इंटू 10⁶ और यहाँ पर 5.5 अगर पूछ देता है तो इसी में फिर आप देख लीजिए, यानी 0.5 को अगर हम 3.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा। 5 6 पंचे 30 के जीरो हासिल 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए इसको गुना करके, यहाँ पर 3 पंचे 15 और 3 18। ठीक है, यहाँ दो अंकों के बाद देना है तो 1.80। अब इसमें ये पहले से 18 था और 1.80 जो है इसमें हम बाद में देंगे तो 19.8 हो जाएगा। तो 19.8 इंटू 10⁶ ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको जरूर आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या फिर विभव मापी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर का जो है विभवों का अंतर, इसका जो मतलब है विभवों का अंतर। सवाल आपसे इस तरह भी पूछ देगा, विभवों का अंतर मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? तो आंसर होगा वोल्ट मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यानी गाड़ियों के अंदर जो है यात्रा तय की गई जो दूरी होती है, यात्रा की दूरी, यानी देखा होगा आपने गाड़ियों के अंदर जो मीटर लगे होते हैं उसमें क्या ऐसा यंत्र होता है जिसकी वजह से उसकी दूरी मापी जाती है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर या फिर पेडोमीटर? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। ओडोमीटर होता है जिसकी वजह से हम गाड़ी की द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं, यानी उसमें यही यंत्र लगा होता है जिसकी वजह से हम बताते हैं कि कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, वो मापी जाती है। और जो दिखता है वो आपको क्या है? स्पीडोमीटर, जिस पर स्पीड बताई जाती है वो स्पीडोमीटर होता है। ठीक है। किसी पिंड के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? सवाल इसी तरह से होगा, कंफ्यूज करने वाला। किसी पिंड के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण, वस्तु के प्रारंभिक वेग या फिर लागू बल। किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी पिंड के द्वारा किया गया कार्य जो है वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विस्थापन पर जो है निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, लागू बल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यानी जो बल लगा है उस पर भी निर्भर करता है, सिर्फ वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? जब आप रबर बैंड खींचते हैं, आपने देखा होगा रबर बैंड, जैसे ये यहाँ से आप इसको अगर देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ एक रबर इस तरह से ऐसे लगी हुई है और इसको जो है कोई आदमी खींचता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा गुलेल, गुलेल भी पूछा जा सकता है। तो गुलेल के अंदर जब ये रबर खींची जा रही है तो ये सवाल गुलेल से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर सिंपल भी पूछा जा रहा है कि जब आप रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या मांसपेशीय ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जब हम खींच के यहाँ पर लाते हैं और जब तक रोके रहते हैं तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर लाके रोक लेते हैं और तब जब छोड़ते हैं तो यही स्थितिज ऊर्जा जो है उस चीज को फेंक पाती है बाहर। जो गुलेल के अंदर आपने देखा, जो गोलियां यहाँ पे जो कंचे लगे होते हैं वो लगा के लोग खेलते हैं गुलेल के अंदर, वो इस्तेमाल करते हैं गुलेल में। तो ये यही चीज होती है। रबर बैंड जो खींचता है कोई भी चीज, रबर आप जैसे मान लीजिए अपनी अपनी तरफ रबर को खींच दिया और फिर छोड़ा, तो यहाँ इस पॉइंट पर जो है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? अब यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला करके यांत्रिक ऊर्जा बनती है। अब इसी में पूछ दिया जाए आपसे कि गतिज ऊर्जा क्या है। अब जैसे यांत्रिक ऊर्जा बराबर हमने बताया ना, यहां पर हो गया यांत्रिक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपसे सवाल पूछ दे कि गतिज ऊर्जा जो है बराबर क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में से इस स्थितिज ऊर्जा को माइनस कर देंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा में से अगर हम स्थितिज ऊर्जा को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगी? हमारे पास मिल जाएगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो इसी तरह से अगर हम यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी स्थितिज ऊर्जा। यानी गतिज और स्थितिज को मिलाकर बनता है, जैसे a प्लस बी अगर हम कह दें कि ये c होता है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, c माइनस बी। और इसी तरह से फिर c इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी तो है ही। अब अगर यहाँ b इज इक्वल टू पूछ दे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस a। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से फॉर्मूला यूज करना है। एक सवाल को 3 बार पूछा जा सकता है अलग अलग एग्जाम में। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या पीछे की ओर झुकता है? साइकिल सवार की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, जैसे साइकिल पर चला हुआ कोई व्यक्ति, इस तरह का रास्ता है, अचानक ऐसे रास्ता हो गया। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, तो वो मोड़ पर कैसे होगा, बाहर की ओर झुकेगा, भीतर की ओर झुकेगा, आगे की ओर झुकेगा या पीछे की ओर झुकेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीतर की ओर, ये अंदर की तरफ झुक जाएगा व्यक्ति, ठीक है। साइकिल चला रहा है, चलाते चलाते वो साइकिल चलती रहेगी वैसे रास्ते पे, लेकिन वो अंदर की तरफ झुकेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आपको, भीतर की ओर झुकता है। यही चीज अगर कार के लिए पूछ दे कि कोई कार जो है वो कार चल रही है, ठीक है, कोई कार चल रही है और ये चलते चलते अगर मोड़ पर घूमे, तो जब ये चलती है तो कार में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो बाहर की तरफ जो है वो ढकेलता हुआ महसूस करता है खुद को। कार जब इस तरफ टर्न करेगी इस मोड़ पे, तो उस वो अंदर की तरफ नहीं आएगा, बल्कि वो बाहर की तरफ धकेले, वो बाईं तरफ जाएगा अगर कार दाहिने तरफ मुड़ती है। कोई व्यक्ति अगर साइकिल से है तो वो उसी तरफ अंदर, जिस तरफ मुड़ेगा उसी तरफ अंदर की ओर जाएगा, लेकिन कार होगी तो वो बाईं तरफ, यानी अंदर की तरफ ना होकर के वो बाहर की तरफ उसको धक्का महसूस होगा, ठीक है। रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति के पहले नियम, न्यूटन के गति के दूसरे नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम, ऊष्मा गतिकी के नियम? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर रॉकेट लॉन्चिंग जो है आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? त्वरण अगर किसी का, यानी एक्सेलरेशन किसी का ऋणात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो किसी पिंड का वेग जो है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटेगा, ठीक है। त्वरण ऋणात्मक होगा तो उस पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की? यहां पर खोज होगा, ठीक है। जी की खोज किसने की? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन, हेनरी कैवेंडिश, न्यूटन या फिर एंटोनी लेवोजियर? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको ये हेनरी ना देकर के सीधे कैवेंडिश लिखा होगा, तो ये भी सही है क्योंकि वो उन्हीं का नाम है। ये पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश, कहीं कहीं पर शॉर्ट में कैवेंडिश लिख दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रों पर एक पिंड का भार डैश है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा? पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार, किसी भी चीज का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर 60 किलो की हो, 70 किलो की हो, 80 किलो की हो, जो भी भार है, वट एवर, 1000 टन हो, उससे मतलब नहीं है। केंद्र पर अगर वो वस्तु, पृथ्वी के केंद्र पर वो वस्तु चली गई, तो फिर उसका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? देखिए कल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मास अगर पृथ्वी का, ये पृथ्वी पर किसी चीज का मास 60 किलो है, ठीक है, तो उसका मास चंद्रमा पर क्या होगा? मून पर उसका जो है मास पूछा है कि चंद्रमा पर उसका मास क्या होगा। तो देखिए मास कभी भी नहीं बदलता, 60 केजी यहाँ पर होगा तो 60 केजी चंद्रमा पर भी होगा। कहीं भी चले जाओ, आसमान में, पाताल में, कहीं भी मास जो है वो वही रहेगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ मास वही रहेगा। लेकिन अगर भार पूछ दे, भार जिसको हम लोग कहते हैं वेट, तो अगर वेट पूछ देता है तो फिर यहां पर आपको याद रखना है कि जो वजन पृथ्वी पर होगा उसका छठा भाग हो जाता है चांद पर जाने पर। तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है? 1/6। कोई भी चीज है तो उसको 1/6 से आपको गुना कर देना है। सिंपल है, 60 n दिया हुआ है, इसको 1/6 से गुना कीजिएगा, 6 से कट जाएगा, ये 10 बार में आंसर क्या हो जाएगा? 10 n। तो चंद्रमा पर किसी चीज का भार कितना हो जाएगा? 10 n, यदि उसका पृथ्वी पर भार 60 n है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसको उलट के भी पूछा जा सकता है, किसी चीज का भार चंद्रमा पर 10 किलोग्राम है,
तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, गुना कर देना होगा 6 से, क्योंकि चंद्रमा के भार से 6 गुना ज़्यादा होता है पृथ्वी पर। तो 10 किलोग्राम अगर वहाँ है तो पृथ्वी पर आ जाएगा तो 60 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। परम शून्य किस ताप को दर्शाता है। शून्य से 273 डिग्री सी कम, शून्य से 300 डिग्री सी कम, शून्य से 373 डिग्री सी कम और शून्य से 255 डिग्री सी कम। परम शून्य किस ताप को कहेंगे। शून्य से 273 डिग्री अगर कम कर दें उस ताप को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस अगर आप कह लें। ठीक है, तो ये है परम शून्य ताप। ठीक है, ये सवाल कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है। राइट आंसर इसका क्या होगा, नीला, नारंगी, लाल या फिर बैगनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। बैगनी की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक, सबसे कम होती है। बैगनी की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है बैगनी की। और पूछा जाए कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो फिर आपको करना होगा लाल। लाल का क्या होगा, सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य और बैगनी का सबसे कम। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्य सीमा यानी सुनने की जो सीमा है वो कितनी है, क्षमता के हिसाब से बताना है। 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग फंसिएगा, क्योंकि देखिए हर्ट्ज नहीं लिखा हुआ, एक जगह यहाँ पे किलो हर्ट्ज लिख गया है। अब यहाँ से कंफ्यूजन बन जाती है कि कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 20,000 हर्ट्ज जो दिया हुआ होता है, 20,000 हर्ट्ज, इसको हम किलो हर्ट्ज में अगर कन्वर्ट करें तो ये 20 किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है, यानी 1000 हर्ट्ज का 1 किलो हर्ट्ज होता है। वो 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो यही चीज को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग इसमें से किस में होगा। निर्वात में, द्रव में, गैस में या फिर ठोस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है। प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या फिर फोटोवोल्टिक अभिक्रिया। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, जो स्रोत जिसकी वजह से हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती है, किस वजह से मिलती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ये सारे प्रश्न हमने इस वीडियो में देखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।